नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे CGPSC प्रीलिम्स 2015 के क्वेश्चन पेपर की। अगर आप CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पुराने प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर 2013-14, उसके बाद 2011-12, 13-14 की पुराने क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। ध्यान रखेंगे 2015 CGPSC प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर। ठीक, पहला क्वेश्चन था इसमें। मैंने जो सेट यूज किया है वो है सेट ए, ये भी ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो CGPSC प्रीलिम्स 2015 सेट ए का पहला क्वेश्चन कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो स्थल प्राप्त हुआ है उसमें 3 नगरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो, उसके बाद संघोल, ठीक, कालीबंगन, धौलावीरा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो जो धौलावीरा है जो कि गुजरात में है, यहाँ पर 3 नगरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। पहला जो है ना वो किला नगर, जिसको दुर्ग नगर कहा जाता है, दूसरा है मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर। तो 3 नगरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं उनको कठिन लग सकता है। तो इनायत खां याद रखेंगे। और जितने भी बुक्स हैं, चाहे वो प्राचीन कालीन भारत में लिखा गया हो, मध्यकाल में लिखा गया हो, आधुनिक काल में लिखा गया हो, उनके राइटर्स के नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और उन बुक्स की खास बात। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इनायत खां ध्यान रखेंगे, जो कि शाहजहां के ऊपर लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था ये आप लोगों को बताना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको जो है नाम बताना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो आपको बताना है कि मुगल बादशाह अकबर को किस स्थान पर राजगद्दी पर बैठाया गया। होता यह है कि अकबर के पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु हो जाती है दिल्ली में, जिस समय अकबर दिल्ली में नहीं था। ठीक है। तो किस स्थान पर हुमायूं की मृत्यु की सूचना दी जाती है जहां पर उसको राजगद्दी में बैठाया जाता है? ठीक, तो आंसर याद रखेंगे कलानौर, जो कि पंजाब में है, कलानौर। तो इस समय अकबर की आयु जो है मात्र 14 वर्ष होती है, वो पूरी तरह से 14 वर्ष का भी नहीं हुआ होता है। ठीक है। तो उसको पंजाब का सूबेदार बनाया गया था, और उसका संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां को जैसे ही पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो बैरम खां क्या करता है, अकबर का वहीं राज्याभिषेक करवा देता है। कहाँ? कलानौर में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारत में जो भी प्रथम थे ना, उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जितने भी प्रथम प्रथम टाइप के हैं तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहां आपको आंसर करना है एनी बेसेंट। वर्ष 2017 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, उसकी अध्यक्षता की। तो ये पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की, तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, यहां आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? तो बंबई में किस वर्ष कपड़ा मिल की स्थापना हुई, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे 1854 में बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? इस तरह की चीजें भी पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, और इस आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? बंबई में। बंबई में कहां पर? तो ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान।
अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन जतरा उर्राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? ताना भगत आंदोलन जो कि झारखंड में हुआ था, उर्राव जनजाति के ये थे। तो कहां पर यह आंदोलन शुरू किया गया ये आपने बताना है। सॉरी, कब, किस वर्ष? तो 1914 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो लगभग लगभग 1918 तक चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के पुत्र हुए राय ब्रह्मदेव, जिनके नाम पर रायपुर नगर की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो सिहावा में कौन सा सत्याग्रह हुआ? देखिए, तो हमारे अगर भारत की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिलता है। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। तो यहाँ कौन सा सत्याग्रह हुआ था? जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया है संबंधित व्यक्ति। भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ में घटित घटनाएं दिया हुआ है। ठीक है ना, इधर जो है छत्तीसगढ़ में घटित घटनाएं, इधर व्यक्ति, तो मिलान करना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो जो भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है उनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। तो मैं पहले आपको कूट भी दिखा देता हूं भाई, कूट आप देख लीजिए। तो दिखेगा रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आपका नाम आ जाएगा रायपुर षड्यंत्र केस में परसराम सोनी। ठीक, परसराम सोनी जी का नाम आ जाएगा कहां? रायपुर षड्यंत्र केस में। रायपुर डायनामाइट केस, रायपुर डायनामाइट केस, यहां नाम आ जाएगा ईश्वरी चरण शुक्ल। देखो, ईश्वरी चरण शुक्ल इन्होंने सहयोग किया था बिलख नारायण अग्रवाल का, जो कि रायपुर डायनामाइट केस के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है ना, इसमें क्या था कि जेल की दीवार को बम से उड़ाना था और जेल में जो भी आंदोलनकारी बंद हैं उनको छुड़ाना था। रायपुर डायनामाइट केस के जो प्रमुख थे बिलख नारायण अग्रवाल जी, उनका ये प्लान था, जिसमें सहयोग किया था ईश्वरी चरण शुक्ल जी ने। ठीक, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। तो यहां पर दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी किसने किया था भाई? तो रघुनंदन सिंगरौल, रघुनंदन सिंगरौल। उसके बाद अगला जो है वो है रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस। तो ये रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक, रणवीर सिंह शास्त्री। तो इस तरह से आपका कूट क्या बन रहा है देख लीजिएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो द जो है आपका उत्तर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहां ध्यान रखेंगे श्री नारायण राव मेघावले इसमें शामिल थे, नत्थू जी जगताप भी इसमें शामिल थे। आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ही। ठीक, उपरोक्त दोनों ही जो है इस आंदोलन से, इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और यहाँ प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। 1930 में यह सत्याग्रह हुआ था। ठीक है ना, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, बाकी दोनों जो है सहयोगी। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और लगभग लगभग बार बार पूछा जाता है। तो 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। अगला है छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो कहां कहां विद्रोह हुआ यह आपको बताना है मराठा काल में। तो यहां ध्यान रखेंगे, एक तो हुआ आपका धमधा में, दूसरा बरगढ़ में, तीसरा तारापुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ ब स, सॉरी द, अ ब द। ठीक, अ ब द अर्थात 1 2 4। मेरा टाइपिस्ट को बोलने के बावजूद भी वो बार बार यही करता है, उधर वो कुछ कूट देगा, इधर कुछ और कूट देगा। ठीक, चलिए कोई नहीं, 1 2 4। अगला है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? देखो, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर
कौन सा क्रम है ये आपको बताना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहां पर आपका सबसे पहले हो जाएगा भाई, सबसे पहले हो जाएगा शिवालिक हिमालय, फिर हो जाएगा लघु हिमालय, फिर हो जाएगा महान हिमालय। तो आंसर होगा आपका बी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। ठीक, क्या बोल रहा है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, मकर रेखा कहां होती है, तो भाई ये पृथ्वी है, ये हो गया भूमध्य रेखा, नीचे वाली जो रेखा होगी वो मकर रेखा, उत्तर में कर्क रेखा। तो जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तब भारत में कौन सी घटना घटित होती है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इस समय भारत में क्या घटना घटित होगी, तो उच्च वायुदाब बनेगा। ठीक, उच्च वायुदाब विकसित होता है। ठीक, उच्च वायुदाब विकसित होता है, तो आंसर होगा अ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है भी भारत में, तो इंडो आर्यन, ध्यान रखेंगे, इंडो आर्यन, ये भारत का जो है सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अगला है, निम्नांकित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये जो है आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको अभी का डेटा पढ़ना है कि भाई अभी जो है पेट्रोल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, इस टाइप से जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो करंट में इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, करंट के क्वेश्चन शामिल करने के पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को पता चले कि भाई किस तरह का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, तो वैसी ऊर्जा के संबंध में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पढ़ना है, समसामयिकी से संबंधित, या आप करंट अफेयर बोल लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। तो वर्तमान का आपको पढ़ना है भाई, ये तो उस समय का है 2013-14 का। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भाई ये है केरल तटीय नहर जलमार्ग, केरल तटीय नहर जलमार्ग। अगला है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक, कौन सी जोड़ी सही नहीं है ये आपको बताना है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी में, कोरिया जिला, ठीक है। सतधरा जलप्रपात मुंगेली, इस टाइप का कोई भी जलप्रपात मुंगेली में नहीं है। सतधरा या सातधारा जलप्रपात जो है ये दंतेवाड़ा जिले का जो बारसूर है ना, वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उस बाद रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात भी ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ब, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिला का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है। तो भाई ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर होगा कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो एक तरफ जो है जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है नगरीय जनसंख्या। तो देखना, बनाते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले दिया है दुर्ग, तो दुर्ग का हो जाएगा 64.15%। ठीक, दुर्ग का कितना होगा, 64.15%। उसके बाद धमतरी, धमतरी की बात करें तो 18.65%। फिर आएगा राजनांदगांव, राजनांदगांव का हो जाएगा 17.73%। फिर रायपुर का है 59.8% नगरीय जनसंख्या। ठीक, तो सब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है दुर्ग जिले में देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर रायपुर। आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात ये जिला भू आविष्ठित जिला है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सरगुजा जो है भू आविष्ठित है, लेकिन धमतरी जो है उड़ीसा से लगा हुआ है, तो ये वाला तो आपका नहीं होगा। उसके बाद दुर्ग, रायपुर, धमतरी, यहाँ पर भी धमतरी है, ये भी नहीं होगा। ठीक, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, कोरबा भी नहीं छूता है, रायपुर भी नहीं छूता है, दुर्ग भी नहीं छूता है, सरगुजा भी नहीं छूता है। यहाँ पर धमतरी है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, स। तो भू आविष्ठित जिले और कौन से जिले जो है पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड एक अच्छा सा MCQ मैंने बनाया हुआ है, 200 क्वेश्चन है उसमें, अभी कुछ दिनों पहले ही वो अपलोड हुआ था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। ठीक, अगला है, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अभ्यारण्यों के नाम दिया हुआ है। ठीक, एक तरफ अभ्यारण्य है, एक तरफ अभ्यारण्य, एक तरफ जिला, तो कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है ये आपको बताना है। ठीक, तो पहला है सेमरसूत, जो कि बलरामपुर जिले में है। बादलखोल की बात करें तो ये जसपुर जिले में है। गोमर्दा की बात करें रायगढ़ जिले में है। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में है। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, आपको छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे नगर जो किसी ना किसी नदी के तट पर है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा सा उसको कैटेगराइज भी करना है कि कौन से नगर धार्मिक नगर हैं, कौन से नगर पुरातात्विक नगर हैं, कौन से पर्यटन स्थल हैं। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख नगर जो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर होगा नारंगी नदी। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो रामगिरी पहाड़ियां जो कि सरगुजा जिले में अवस्थित है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। इसका आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 उस समय था, ठीक, अभी नहीं है। ठीक, तो ये अनुच्छेद जो है अब था हो गया है, मतलब इसको जो है अब खत्म कर दिया गया है। ठीक, तो भाई इसका आंसर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि भाई ये एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। ठीक, स्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। ठीक, जिसको कि अभी खत्म भी कर दिया है। कश्मीर से संबंधित मामला था ना। अगला है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ठीक, कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो उसको आपको चिन्हांकित करना है। तो यहां पर देखना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण हमारे भारत में मतलब किया गया है, जो कि संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है। ठीक ठीक, तो ये संघीय व्यवस्था, तो इसको हम एकात्मक नहीं मानेंगे। ठीक, एकात्मक नहीं मानेंगे क्योंकि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, केंद्र के पास कुछ शक्ति है, राज्य के पास कुछ शक्ति है, फिर पंचायत भी उसमें आ जाएगा। ठीक, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो ये संघीय व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। ठीक, न कि एकात्मक तत्व का। राज्यपालों की नियुक्ति, ये जो है एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण हम इसको मान सकते हैं। ठीक, राज्यपालों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी जो है एकात्मक तत्व का उदाहरण है। ठीक, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो समान नहीं होता है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो है संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। अखिल भारतीय सेवाएं, जो यूपीएससी वगैरह है ना, ये भी एकात्मक तत्व का ही उदाहरण है। आपका उत्तर हो जाएगा ब, स,
ई। बाकी जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है ये भी संघीय व्यवस्था का ही उदाहरण है। तो ब स ई ये आपका उत्तर होगा, ब स ई ब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति किन विषयों पर मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकता? तो भाई विधेयकों पर स्वीकृति देना, ठीक, वो अपने हिसाब से उसको रोक सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। बाकी चीजों के लिए वो जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेना होता है। अगला है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद रखेंगे जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, समझना कि कोई मंत्री, ठीक, कोई मंत्री कोई मंत्री जब अपना त्यागपत्र दे देगा, ठीक, और उसके बाद अपना जो वक्तव्य है कि भाई वो क्यों त्यागपत्र दे रहा है या फिर जो भी वो शेयर करना चाहता है, तो उस चीज के लिए उसको किसकी अनुमति लेना होगा? लोकसभा में, ठीक। तो यहाँ सिंपल है भाई, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, उसकी अनुमति लेनी होगी, ठीक है। अगला है, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रतनपुर के गोपाल कवि, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? जैमिनी अश्वघोष भी लिखी थी, राम प्रताप भी लिखी थी, भक्ति चिंतामणि भी इन्होंने लिखी थी। इसके बाद इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना खूब तमाशा, ठीक, खूब तमाशा। इनकी एक और रचना मिलती है सुदामा चरित, ठीक है। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख कौन है? ठीक, तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है भाई? तो लोरिक चंदा। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? लोरिक चंदा। अगला क्वेश्चन दिया है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो भाई धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? बस्तर जिला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीजा उजा के समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो भाई बांस गीत गाते हैं, याद रखेंगे, राउत जाति के लोगों द्वारा बांस गीत गाया जाता है, ठीक है ना, बांस गीत। अगला है, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो भाई मातर जो है ये मनाते हैं यादव अथवा राउत, अथवा इसी को हम कहेंगे अहीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनउल्ला कारी गाय कलिंदर खाए दुहते जाए पनहाते जाए का क्या अर्थ है? तो काली गाय कलिंदर खाए। तो यहां पर इसका उत्तर होगा कुआं। देखो क्या है, जो कुआं है उसको बोला गया है काली गाय। कलिंदर मतलब तरबूज जैसा होता है ना, तरबूज को ही जहां तक कलिंदर बोला जाता है, शायद क्या कि वो कुछ अलग होता है, चलो जो भी है, कलिंदर जो कि बड़ा फल होता है, ठीक। तो काली गाय अर्थात कुआं, कलिंदर, कलिंदर बोला गया बाल्टी को, ठीक। काली गाय जो है कलिंदर खाए दुहते जाए पनहाते जाए। इसका मैं पूरी तरह से विश्लेषण तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ी उतनी अच्छी नहीं आती। आप लोग जो है इसको मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे। दुहते जाए पनहाते जाए, ठीक, मतलब वही कि वहां से आप निकालते जाओ तो वो खत्म नहीं होगा, इस टाइप से कुछ होगा, ठीक। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर, ये भैंस है, माफी चाहूंगा, और यहां पर गढ़ी होना था, ठीक। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? भैंस का मतलब होता है भैंस, मच्छर मतलब मच्छर, ठीक, मच्छर, हाँ, उस बाद अपढ़ मतलब अनपढ़, गदहा मतलब गधा। तो भाई इसका मतलब होता है काली अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या होगा इसका उत्तर? अपढ़ अथवा अनपढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? भाई बहुत आसान है, अभी मैंने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री, इस पर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, उस पर मैंने एमसीक्यू भी करवाया हुआ है, ठीक। आंसर होगा भारती बंधु। अगला क्वेश्चन, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महाभारत पर आधारित है पंडवानी गायन। तीजन बाई जी प्रसिद्ध पंडवानी
गायिका नर्तक हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली कहाँ है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है, उनकी जन्म स्थली से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उनके माता पिता, उसके बाद उनकी क्या खास बात थी, किस लिए वो जाने गए, ये तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको उसको करना होगा, ठीक है ना। तो भाई इसका आंसर है चंपारण्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? तो भाई राजा चक्रधर सिंह जो कि रायगढ़ के राजा थे, ठीक है ना, रायगढ़ जो रियासत था वहां के राजा थे राजा चक्रधर सिंह। तो इन्होंने किस नृत्य के विकास के लिए कार्य किया था? तो याद रखेंगे कथक नृत्य, खुद एक जो है कथक नर्तक थे। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई रायगढ़ जिले का सिंघनपुर ये प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए, ठीक है, शैल चित्र, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र। अगला है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय। तो आपको जो है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, ये तमाम चीजों को पढ़ना होगा, याद करना होगा डाटा सारे, ठीक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, बाकी ये उस समय का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। देखो अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कह लीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनता है, प्लस डाटा वाले क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक। अर्थशास्त्र में जो सकल घरेलू उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, जो कि करंट का टॉपिक भी होगा और अर्थशास्त्र का भी टॉपिक होगा, ठीक। अगला है, वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था? तो भाई सकल घरेलू उत्पाद, आयकर, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी होगी, वर्तमान का। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? भाई भारत के वित्त मंत्रालय से, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य करती है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर थी। तो इस तरह का जो डाटा है आपको जो है देखना होगा, जो कि करंट अफेयर के किताबों में आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विषयांतर, ये विषय अच्छा विभवांतर है, ठीक है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कैसी होगी, ठीक। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ होता है तो जो विद्युत शक्ति है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र लेंस, ठीक। तो इसका आंसर है उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। अगला क्वेश्चन ये भी जो है लेंस से रिलेटेड है, ठीक। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, जो दंत चिकित्सक है ना, जिसे हम कहते हैं डेंटिस्ट, तो रोगी के दांत को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? ठीक, तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है बड़ा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनता है। ठीक, अब दांत जो मुंह के अंदर देखना होता है, बड़ा सा ऐनक नहीं घुसा सकते ना, तो छोटा सा होता है, लेकिन वो जो है प्रतिबिंब बड़ा दिखाता है। ठीक, अगला है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। भाई सिंदूर क्या है? सिंदूर जो है केमिकल होता है ना, रसायन। ठीक, तो ये है अपना क्या कहते हैं, मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड। अगला है निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है?
कौन पानी के साथ जो है बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, यह आपको बताना है। तो भाई आयरन, लोहा करता है, लेड भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है। तो उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चांदी है, सोना है, ये जो है पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। यहीं पर सीसा और तांबा का भी नाम मिलता है, ठीक, जो पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, ठीक। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखो जूल जो है ऊर्जा का माप के लिए होता है ना, तो पास्कल भाई किसके माप के लिए होता है, तो दबाव, प्रेशर। अगला है वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2014-15 में क्या था। तो ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन आपको देखने होंगे। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा, जहां आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक। अगला है सिंचित भूमि में जलाशय नहरों से सिंचित भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में कितना है। तो भाई ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा इस तरह की चीजें आपसे जो है पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये भी जो है अपना क्या कहते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है, ठीक। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। तो भाई ये उस समय के परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता था, तो ध्यान रखेंगे राजनांदगांव मंडी में जो है किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय उद्यानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, मिशन। तो याद रखना इसका आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से अक्षैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अक्षैत वेदांत, तो इनका कहना है कि ज्ञान के द्वारा जो है मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। अष्टांग योग का अंश कौन नहीं है भाई, तो अनुस्मृति। ये जो है दर्शन शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दर्शन शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। अगला क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि दर्शन जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है और अभी भी इसकी मान्यता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, तो श्री अरविंद, श्री अरविंद, इनको अरबिंदो भी बोला जाता है, ठीक है, अरबिंदो। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। नाम याद रखेंगे कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक, तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है कहाँ, ऋग्वेद में, ठीक, ऋग्वेद में जो है हमें देखने को मिलता है। अगला है क्वेश्चन ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, ठीक, ग्राम सभा के विषय में क्वेश्चन दिया है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या सही नहीं है। पहला दिया है ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल पहला कथन सही है। अगला है ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है भाई। अगला दिया है गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, ये भी ठीक है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, ये भी ठीक है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। देखो जो स्थगित गणपूर्ति, एक बार जैसे मान लो गणपूर्ति नहीं हुआ और सभा को जो है स्थगित किया गया, दूसरा बार फिर मीटिंग बुलाया गया, लेकिन दूसरे बार भी जो है गणपूर्ति नहीं होती है, तो जितने भी लोग आए हुए होंगे ना, मीटिंग चालू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा कि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। तो स्थगित गणपूर्ति में
स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। अगला है स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। तो देखो स्थगित सम्मेलन में अगर गणपूर्ति पूरा नहीं है तो बजट जो है वो पारित नहीं होगा, ठीक है ना। बजट पारित होने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये कथन भी गलत होगा। अगला हम देखते हैं, ठीक, अगला दिया है स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला दिया है यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है भाई, पदच्युत किया जा सकता है। यहां पर आपका कौन कौन सा गलत हो रहा है? ई फ ग, ई फ ग, ई फ ग, ये जो है आपका गलत हो रहा है। ई फ ग, ड आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ठीक, 20 पंच हो सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तो भाई ऐसा मनोनयन का कोई भी क्या बोलना चाहिए, प्रावधान नहीं है। अगला है जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। भाई नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई नॉमिनेशन मनोनयन ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं, हो सकते हैं ग्राम पंचायत में 10 पंच, ठीक, ठीक है। ये अगला दिया है पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। ये भी ठीक है। अगर कई बार होता क्या है ना, सरपंच पंच चुनाव में समान मत मिलते हैं तो वहाँ लॉटरी निकाली जाती है। अगला है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेने और मतदान कर सकते हैं। तो भाई मनोनीत सदस्य होंगे ही नहीं तो कहाँ से मतदान करेंगे, कहाँ से भाग लेंगे, ठीक, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर ब गलत है, उसके बाद स गलत है, फ गलत है, तो ब स फ, ब स फ, ब स फ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। तो भाई ये ध्यान रखना कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो एसटी एससी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य, मतलब जो एसटी कैटेगरी का होगा कोई भी उपस्थित व्यक्ति जो कि बुजुर्ग हो या फिर उपस्थित जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुना गया हो कोई भी, वो एसटी कैटेगरी का होना है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। वह व्यक्ति जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग में विगत पंचायत चुनाव में मतपत्रों का रंग निर्धारित किया गया था, उन्हें सम्मिलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको बता दूं क्या, वैसे मेरे पास आंसर है इसका, ठीक है, इस बार बदलेगा या वैसे ही रहेगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो पंच था, पंच का जो मतपत्र था वो गुलाबी रंग का था। सरपंच का मतपत्र जो है ये था आपका पीला रंग का, हाँ पीला रंग का। जनपद पंचायत का नीला था और जिला पंचायत सदस्य का सफेद था। तो इस तरह से आप जो है कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, ठीक। तो जो राज्यपाल है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है, मतलब कि राज्य में कोई विधेयक पारित हो रहा है, ठीक, और वो राज्यपाल के पास आया है हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि राज्यपाल उस पर साइन करेगा तभी वो राज्य में कानून बनेगा। तो राज्यपाल क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 200 के तहत, अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन है राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, ठीक। ये क्वेश्चन देखना कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी जो फाइलें हैं वो किसके माध्यम से जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा मुख्य सचिव, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। भाई आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो ऐसी चीजें आपको जाननी जरूरी है। अगला है पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 भारत के किस राज्य में हुआ था,
तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनता है जो करंट से होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जितने भी खेल स्पर्धा है आप ध्यान में रखिएगा। अगला है 7वीं दक्षिण एशियाई रग्बी चैंपियनशिप वर्ष 2016 में भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो अभी जैसे मान लो आने वाले समय में जो भी खेल प्रतियोगिता है, कोई सम्मेलन है, कोई कार्यक्रम है जो कि होने वाला है, तो उनके विषय में भी आपको पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 8वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप किस भारतीय महिला पिस्टल शूटर ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना होगा कि भाई कौन किसने किस खेल में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, रजत पदक, ये तमाम चीजें। ठीक, अगला देखते हैं हम, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना। तो ये जो कानून है बनाने वाला जो पहला देश है, याद रखेंगे हमारे भारत में ही इस तरह का पहला कानून जो है बना है। पूरी दुनिया में भारत में जो है इस तरह का पहला कानून बना। ठीक, भारत। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस तरह के जितने भी सम्मेलन हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक, अगला है हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है। हरित राज्य मार्ग, हरित राज्य मार्ग, तो इसका आंसर होगा भाई, सिंपल है। ठीक, इसका आंसर होगा वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसका गठन हुआ 15 नवंबर सन 2000। ठीक, 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ। निम्नांकित सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है औद्योगिक विकास केंद्र, एक तरफ जिला। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा था। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, खास करके भाई वो किस जिले में स्थित है ये तो कम से कम आप याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक, देख लेते हैं। सिलतरा की बात करें रायपुर में है। ठीक, बोरई की बात करें तो ये दुर्ग में है। ठीक है, सिरगिट्टी की बात करें बिलासपुर में है, लारा की बात करें रायगढ़ में है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ नदी, कूट देख लीजिए। तो पहला है संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना जो कि है खारंग नदी में। उसके बाद राजीव गांधी परियोजना ये है मनियारी नदी में। दुधावा परियोजना कहाँ है, महानदी में। सीकासार परियोजना पैरी नदी में। ठीक, तो इस तरह से आप लोग जो है कूट का मिलान करिएगा। ठीक है, आंसर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित में से नवा अंजोरा योजना किससे संबंधित है। नवा अंजोरा योजना, इसके बारे में आपको बताना है। तो भाई नवा अंजोरा योजना जो है वो न तो इससे संबंधित है, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नवा अंजोरा योजना जो है गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था वर्ष 2006 में। जो गरीब महिलाएं हैं ना उनको स्वावलंबी बनाना, कुछ ना कुछ काम सिखाना, सुमेलित करना है। एक तरफ जिला दिया है, एक तरफ खनिज दिया है, आप कूट देख लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो गया था। चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कोरिया की बात करें तो कोरिया में लोहा मिलेगा। ठीक है, कोरिया में लोहा मिलेगा, सॉरी कोरिया में जो है कोयला। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा भाई। ठीक, तो ये विलोपित हो गया था। ठीक है, चलिए इसको नहीं छेड़ते हैं ज़्यादा। अगला दिया है छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। तो भाई नदियों की लंबाई आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, आरोही अवरोही क्रम में जमाने को बोला जाता है। यहाँ पर शिवनाथ सबसे बड़ी। ठीक, जितनी नदियां दी हुई है, शिवनाथ, सेकंड में इंद्रावती, फिर मांड, फिर रिहंद, तो ब आपका उत्तर होगा। नदियों की लंबाई आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो भाई ये ओजोन परत के क्षय को रोकना, ठीक, इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था।
रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा ए, द फ्यूचर वी वांट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं भाई? तो देखो, आहार श्रृंखला मतलब आंसर बता के मैं आपको समझाता हूं। आंसर होगा इसका ब, घास, बकरी तथा मानव। तो देखो, घास, घास को कौन खाएगा? बकरी। घास को बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा? मानव। तो ये क्या हो रहा है? एक मानव श्रृंखला बन रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम ऊपर देखें, घास, गेहूं, आम, तो भाई क्या गेहूं घास को खा रहा है? न तो आम इसको खा रहा है, ठीक। अगर हम बकरी की बात करें, तीसरा स, तो बकरी, गाय बकरी को खाती है? नहीं खाती है ना। ऐसे ही घास, मछली घास नहीं खाती, ठीक। तो जो आहार श्रृंखला है, यहाँ पर बीच में और भी चीजें आ जाएगी, जैसे घास, बकरी घास खाती है, ठीक। अब यहाँ पर बकरी को जो है शेर भी खाता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो इसका आंसर लिया था सीजीपीएससी ने, रेडॉन गैस, ठीक, रेडॉन गैस। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, 93 चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो भाई चेरनोबिल दुर्घटना जो है ये संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, ठीक। हुआ ये था कि जो यूएसएसआर है ना, सोवियत रूस, तो उसने जो है एक कहना चाहिए वहां पर जो है नाभिकीय दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में, जो कि किसी समय में उसका उपनिवेश हुआ करता था। आज तो यूक्रेन स्वतंत्र है, रूस से युद्ध भी कर रहा है ना, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। इसका आंसर होगा लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड जो है वायु प्रदूषण करती है। अगला है, जुलाई 2015 में दिल्ली में आयोजित डिजिटल भारत सप्ताह में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस राज्य को पहला स्थान मिला? इस तरह के जो भी कार्यक्रम, जो भी सम्मान, इस टाइप की चीजें होती है, उनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2015 खेला गया। इसमें भारत सहित कुल कितने देशों ने भाग लिया था? ठीक है, इस तरह की सारी चीजें आप देखिएगा। धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो कृषि कर्मण पुरस्कार, इससे जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो अभी तक जो है 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है उस समय कुछ और रहा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 3 रहा होगा, लेकिन अभी तक जो है 4 मिल चुका है। अगर बढ़ गया होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। अगला है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? भाई बड़ा ही सरल है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर जिले में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ की किस नर्तक को प्रथम स्थान मिला? करंट से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, प्रदेश में कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला भाई धमतरी, जो कि उड़ीसा को हल्का सा टच करता है। तो इसी के साथ आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है यही खत्म होता है। आप लोग मुझे जो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर पूछा था ना, उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। क्या था वो क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके कोई कमेंट हो या कोई डाउट हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।